सीएनजी में सिटी में ये एवरेज देती है लगभग 20 से 22 के बीच में। इसके अंदर जो सबसे एक मेजर तो ये स्टेपनी वाला हो गया। सेकंड जो सबसे मेजर कमी है इसका ब्रेक है ना, अगर आप इसकी ब्रेक को प्रेस करेंगे ये काफ़ी स्लोली वापस आती है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप क्रेटा या सेल्टॉस की तरफ जा सकते हैं। हेडरूम भी सही है और अगर आप लेग स्पेस देखेंगे थाई स्पेस वो भी सही है और लेग रूम भी पूरा मिलता है। अब नेक्सा में आपको जो सर्विसेज मिलती हैं वैसी तो आप अरीना से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्रोम हैंडल जबकि मैं रिकमेंड करूंगा ना लगवाएं। मैंने ग्रैंड विटारा सीएनजी भी पुरानी लेके रखी थी पर उसकी एवरेज इतनी नहीं थी जितनी। दोस्तों अगर अपने सामने रहने वाली है सुजुकी की विक्टोरिस और आज के इस वीडियो के अंदर हम शेयर करने वाले हैं इस कार का एक ऑनरशिप रिव्यू। कार के ओनर से मिलेंगे और जानेंगे कि भाई उन्होंने विक्टोरिस को ही क्यों परचेज किया और अभी तक जितना भी यूज़ किया है तो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस जो है वो रहने वाला है। तो मिलवाते हैं सबसे पहले कार के ओनर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले मैं शुभ नाम बताइए। रोहन। तो रोहन भाई ने परचेज करी सुजुकी विक्टोरिस। जान सकता हूँ रोहन भाई कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए आपको? 15 मई को अभी परचेज की है 2026 में। अभी तक कितना चला दिया आपने इसको? अप्रॉक्स 5500 के आसपास। तो भाई देख रहे हो एक महीने में 5500 किलोमीटर आपने यहाँ पे कवर कर लिए, मतलब एक अच्छी रनिंग आपने रहने वाली है। बिल्कुल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने की आपको ये ऑन रोड कॉस्ट करी है? इस टाइम पे डिस्काउंट वगैरह भी चल रहे थे जब मैंने लिया और मेन बेसिकली डिस्काउंट की वजह से ही अट्रैक्ट हो गई ये गाड़ी ली गई, ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो मुझे ऑन रोड ये गाड़ी पड़ी थी 11.5 लाख रुपए की। इसके साथ कोई और भी कार आप देख रहे थे? इसके अलावा कोई ऐसा सच कोई नहीं था, एक दो कंसीडर करी थी। मेरे पास ग्रैंड विटारा पेट्रोल भी मैं पहले से ओन करता हूँ तो एक बार ये था कि एक ग्रैंड विटारा सीएनजी ले लेता हूँ, पर ग्रैंड विटारा पहले से थी और वो इससे लगभग 2 लाख महंगी आ रही थी। उसमें डेल्टा वेरिएंट से सीएनजी स्टार्ट होती है, डेल्टा से स्टार्ट होता है, इसमें एलएक्सआई वेरिएंट से आती है। और ऐसा कोई बेसिक फीचर्स में फ़र्क था नहीं। उसमें खाली मेरे को जो एडिशनल फीचर जो मेन लग रहा था वो था खाली क्रूज कंट्रोल का और बाकी सब चीज़ें इसमें बेसिकली हैं। ठीक है। तो स्पेसिफिकली जो है वो आपको मतलब सीएनजी वाली कार चाहिए थी या फिर आप सीएनजी गाड़ी? क्योंकि पेट्रोल की ग्रैंड विटारा जब मैंने ली थी तो वो मेरा पर्पस रहा था कि टूर के लिए, ये लोकल रनिंग के लिए ली थी। ठीक है। क्योंकि गाड़ी एक तरह से अपना घर ही होता है। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपकी रनिंग भी ज़्यादा है और आपने सीएनजी वाली कार भी ली है। आजकल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है पेट्रोल को लेकर के, तो ईवी की तरफ नहीं सोचा आपने कि ईवी ले लेनी चाहिए? नहीं, ईवी प्रैक्टिकल गाड़ी किसी तरीके से नहीं लगती। ईवी आप सेकेंडरी कार की तरह यूज़ कर सकते हो। आपके पास एक प्राइमरी गाड़ी पेट्रोल डीजल या सीएनजी जरूर होनी चाहिए। अगर आप कोई भी गाड़ी ईवी लोगे तो आप उसमें बाउंडेड हो। अगर रात को आपको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, आपको कहीं जाना पड़ जाए, इवन आप फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल भी कर रहे हो, बेसिकली आप अगर हरिद्वार से भी आना जाना एक दिन में कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते। आप फैमिली के साथ पहले 2 घंटा आपको कहीं चार्जिंग पॉइंट में खड़ा होना पड़ेगा, हर चीज़ करनी पड़ेगी। मतलब हर चीज़ के लिए आपको प्लान करके चलना पड़ेगा कि वहाँ रुकूंगा फिर देन आगे बढ़ूंगा, देन इस तरीके से टाइम बहुत बढ़ जाएगा। और ईवी की चार्जिंग कॉस्ट अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हैं तो सस्ती है, बाहर चार्ज करेंगे तो वो महंगी। जो फास्ट चार्जर्स आते हैं उसमें महंगा पड़ता है। ठीक है जी। तो आपने सीएनजी कार परचेज करी। फर्स्ट ऑफ ऑल 1.5 लीटर इंजन है, चलाने में आपको ये कैसी लग रही है? ठीक है, डिसेंट है। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड तो अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आप क्रेटा या सेल्टॉस की तरफ जा सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर सीएनजी लेंगे तो थोड़ा समझौता तो करना ही पड़ता है। तो ग्रैंड विटारा पहले से आप यूज़ कर रहे हैं, सेम इंजन पे आती है बट वो पेट्रोल एंड यहाँ पे सीएनजी है। ये सीएनजी। तो ज़्यादा डिफरेंस लगता है या थोड़ा बहुत डिफरेंस? थोड़ा बहुत, बस माइनर, कोई ऐसा फर्क नहीं है। परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाइड। ठीक है। अभी तक कहीं आपने ट्रिप वगैरह करी है इससे ले आके? हाँ, ट्रिप करा, काफ़ी लंबा 3600 किलोमीटर का ट्रिप करा अभी रिसेंटली। 3600 किलोमीटर का। और उसमें लगभग मेरी गाड़ी यहाँ से मैं महाकालेश्वर गया, वहाँ से ओमकारेश्वर, वहाँ से फिर अहमदाबाद स्टे किया, फिर वहाँ से सोमनाथ होते हुए द्वारकाधीश, फिर वापस। तो एक अच्छी ट्रिप जो है वो आपने इसके साथ यूज़ करी है, मतलब फर्स्ट मंथ में ही आपने इसको एक लंबे ट्रिप पे ले जा चुके हैं। तो ट्रिप एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं, तो वो कैसा रहा अपना चलाने में? एक्सपीरियंस बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली एक्सप्रेसवेज हैं सारे ऑलमोस्ट, बस जो रास्ते में अगर आपको थोड़ा बहुत इशू आएगा वो आएगा एमपी साइड में ही, जहाँ पे आप महाकालेश्वर कई जगह पे जैसे सीएनजी के आपको आउटलेट्स नहीं मिलेंगे तो वहाँ पे आपको पेट्रोल यूज़ करना पड़ेगा। और जब आप सीएनजी के चलाने की आपको आदत हो जाती है तो पेट्रोल चलाने में दिल में दर्द थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो बस यही होता है और कुछ भी नहीं। पेट्रोल में सीएनजी कंपैरेटिवली थोड़ी एवरेज, अभी जैसे नई गाड़ी मैंने चलाई भी ज़्यादा सीएनजी पे, तो पेट्रोल पे थोड़ी एवरेज मुझे कम आई, कंपैरेटिवली सीएनजी में काफ़ी अच्छी एवरेज। तो एवरेज की बात कर लेते हैं, सबसे पहले पेट्रोल की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोल में क्या एवरेज निकाली होगी आपने? पेट्रोल में मेरे को हाईवे पे एवरेज मैं 90-100 के राउंड ही चलाऊँ तो लगभग एवरेज आई है 15-16 की। और अगर सिटी में यूज़ किया इसको? सिटी में पेट्रोल में चलाया मैंने कुछ, तो उसमें तो 11-12 है। इन सीएनजी की बात कर लेते हैं, तो सीएनजी में क्या निकालना है? सीएनजी में सिटी में ये एवरेज देती है लगभग 20 से 22 के बीच में। ठीक है। और हाईवे पे आपको एवरेज 27 जो कंपनी क्लेम करती है इतनी बहुत प्यार से दे देती है। मतलब कि जो सोच के आपने कार को लिया कि सीएनजी वाली कार की तरफ जाना है वो चीज़ यहाँ पे फुलफिल होती नजर आ रही है। फुलफिल। और इनिशियल में लोग तो कहते हैं भाई जब सर्विस वगैरह हो जाती है तो
तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ भी जाती है। मैंने 2 सर्विस कराई हैं, जो फर्स्ट 2 सर्विस होती हैं, टोटल 3 फ्री सर्विस होती हैं, जिसमें बेसिकली फर्स्ट 2 सर्विस में खाली जनरल चेकअप होता है और आपको उसमें खाली वॉशिंग करके और गाड़ी में कोई इंजन ऑयल ये सब चेक करते हैं और अगर कुछ कम ज़्यादा होता है वो टॉप अप करते हैं, हमें कोई कमी आ रही है वो फुलफिल करते हैं। थर्ड सर्विस में खाली ये लेबर फ्री देते हैं, ऑयल के हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। और बाकी मुझे एक फ़ायदा ये रहा सर्विस में, फर्स्ट सर्विस का सेकंड सर्विस में उन्होंने मुझे अंडर बॉडी कोटिंग भी फ्री दी है, आप देखेंगे तो वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि 1 महीना 5 दिन के अंदर ही आप भाई ने 2 सर्विस करा ली है। हाँ, करा। 1 साल में लोग 3 सर्विस कराते हैं, भाई की अगले महीने शायद तीसरी भी हो जाएगी। अगले महीने तो नहीं, 2 से 3 महीने में, क्योंकि टूर का ऐसा है नहीं। हाँ, मेन ट्रिप की वजह से ही ज़्यादा चली। ठीक है जी। तो सर्विस एक्सपीरियंस आपको पसंद आया? सर्विस नेक्सा के कंपैरेटिवली अरीना का थोड़ा रश ज़्यादा है, तो इस वजह से जो आप नेक्सा में आपको जो सर्विसेज मिलती हैं वैसी तो आप अरीना से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस मामले में थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन नहीं, कम सेटिस्फेक्शन है। हाँ, क्योंकि वहाँ पे एक तो एम्प्लॉयज़ भी उसी तरीके से हैं, अरीना जो पुराना मारुति का है उसी हिसाब से। ठीक है, ओल्ड जिस तरीके हाँ, चलता है वैसे तरीके चल रहा है अपना। ट्रिप पे आप लेकर गए, मैं देख रहा हूँ अपना बेस वेरिएंट रहने वाला है, तो हेडलाइट इसमें हेलोजन आती है, तो इसमें कोई अपडेट किया आपने? नहीं, मैंने सेम जो स्टॉक आती है इन स्टॉक है। तो लाइट का रिस्पॉन्स ऑन हाईवे या सिटी कैसा लगा आपको? ग्रैंड विटारा के कंपैरेटिवली तो काफ़ी बेटर है। ग्रैंड विटारा इसमें जो आप देखेंगे ना, इसमें काले रिफ्लेक्टर भी अंदर जो डाले गए हैं वो इसलिए डाले गए हैं थ्रो बड़े। ग्रैंड विटारा के अंदर ये कंप्लेंट्स आपने भी देखा होगा, काफ़ी लोगों को पता भी होगा कि उसमें थ्रो की काफ़ी कंप्लेंट्स इसमें भी है, पर इसका 50% थ्रो से बेटर है। अगर आपके पास स्ट्रीट लाइट्स वहाँ पे अच्छी हैं और थ्रो सही है तो आप सही है, पर अगर आप कहीं पे हैं जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, कुछ हाईवेज ऐसे भी है, तो वहाँ पे थोड़ी बहुत दिक्कत होती है। तो अगर बात की जाए तो नोट ग्रैंड विटारा है, वैसे नॉर्मल बात की जाए इसकी कि इसकी जो लाइट्स हैं इसमें अपग्रेड की जरूरत पड़ती है, आपको ऐसा लगता है? नहीं, अगर आप फॉग लैंप इंस्टॉल करा लीजिए, स्पेस होता है उसके लिए भी कराएं तो सही है, इनफ हो जाएगा अपना। ठीक है, बात करें ब्रेकिंग वगैरह की तो वो आपको कैसी? ब्रेकिंग सही है, चारों डिस्क ब्रेक्स आती हैं इसमें और चारों सही और सस्पेंशन की तरफ जाए तो सस्पेंशन काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा है। अच्छे हैं। तो सिंगल चलाई है, मतलब ट्रिप पे गए तो जाहिर सी बात सब लोग ही गए होंगे साथ में। हाँ, तो फैमिली के साथ विद एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? मतलब बढ़िया रहा, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह से। स्पेस वेस में सिटिंग विटिंग सेम, सिटिंग विटिंग सब बिल्कुल परफेक्ट है और सब चीज़ सही रही। तो अगर मैं ये पूछूं कि इसमें आपको अपने बेस वेरिएंट की ही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फीचर्स नहीं आते हैं, तो इसके अपर वेरिएंट्स को क्यों नहीं देखा? मतलब क्या रहेगा अपना? अपर वेरिएंट्स एक तो प्राइसिंग में हाई जाते हैं, जो मुझे वर्थ इट लगता नहीं है। अगर आप 14-15 लाख रुपए खर्च रहे हो तो मारुति में जाना किसी तरह से सेंस नहीं बनाता। मारुति का जो ब्रैकेट साइज़ है वो 12-13 लाख से ऊपर का है नहीं। मतलब 15 लाख रुपए मारुति का जो लोगो है जस्टिफाई नहीं कर पाता है? नहीं। ठीक है, तो इसलिए आपने जनरली बेस वेरिएंट ही कंसीडर किया है। तो कुछ एक्सेसरीज वगैरह भी लगवाई है इस वाली कार के अंदर आपने? एसेसरीज में मैंने ये रूफ रेल इंस्टॉल कराई थी। ठीक है, और ये रेन वाइजर्स और ये क्रोम हैंडल्स। क्रोम हैंडल जबकि मैं रिकमेंड करूंगा ना लगवाएं। एक इशू है, क्रोम हैंडल में डोर सेंसर नहीं आते, तो इस वजह से आपके अंदर चाबी सेंस नहीं करता कई बार। तो आपको चाबी पहले FOB सेंसर के पास लानी पड़ेगी, फॉब सेंसर, फिर स्टार्ट होती है। और ये डोर बीडिंग्स लगवाई थी और मड फ्लैप्स लगवाए थे। ठीक है। और रियर में अगर आप आएंगे तो रियर में मैंने इसमें ये कनेक्टिंग टेल लाइट लगवाई है, ये जेन सही वेरिएंट में आते हैं, MGP Gen 1। ठीक है। और यही MGP Gen 1 मैंने इसमें पार्सल ट्रे भी लगवाई है। ठीक है, जो मतलब इसकी जो रिक्वायरमेंट थी, कुछ कॉस्मेटिक और कुछ जो है वो आपने यहाँ पे फुलफिल कर ली है। और जो इसमें 2 स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं कंपनी से जो इनबिल्ट आते हैं, इसमें मैंने उनको बैक में करवा दिए और आगे 2 कंपोनेंट विद ट्विटर्स आगे इंस्टॉल करवा दिए, JBL के 450 वाट के। ठीक है जी, तो मतलब मिला जुला के आपने इसको VXI जैसा बना दिया ऑलमोस्ट। बस इसमें क्रूज कंट्रोल की कमी रह गई है। क्रूज कंट्रोल के लिए मैंने पता किया था, वो दिल्ली में लगा रहे हैं, पर उसमें थोड़े से ऑब्जेक्शंस हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उसके लिए वायर कटिंग होती है, वारंटी वॉइड होती है, तो इसलिए उसके लिए मैं अभी नहीं गया। ठीक है, तो थोड़ा सा माइंड में जो है वो डाउट है, इसलिए आप उसको नहीं लगवा रहे हैं। उसका एक बार कार के इंटीरियर से बात कर लेते हैं। तो सर आपकी हाइट क्या रहने वाली है अपना? 5'10". एक बार बैठ के दिखाइए कैसा कुछ स्पेस वगैरह आपको मिल जाता है। तो भाई ये आप चेक करें, सही है। और अगर आप लेग स्पेस देखेंगे, थाई स्पेस वो भी सही है और लेग रूम भी पूरा मिलता है। तो ओवरऑल जो पोजीशन रहती है वो कमांडिंग रहती है। स्टीयरिंग पे बस आप यहाँ पे क्रूज मिसिंग कर रहे हैं, बाकी सब आपको चीजें मिल जाती हैं। मीटर में बात करें तो इसकी विजिबिलिटी वगैरह, रीडिंग वगैरह कैसी रहती है अपना? प्रॉपर रीडेबल रहता है। और इसमें एक चीज़ मैं आपको एक्सेसरीज में बताना भूल गया, एक मैंने रिवर्स कैमरा भी इसमें इंस्टॉल करवाया है, जो कि इस वेरिएंट में नहीं आता है। हाँ, इस वेरिएंट में नहीं आता। मैंने ब्लू बॉन्ग का ही इसमें स्टीरियो कैमरा इंस्टॉल करवाया, DSW 3.4। ठीक है जी, वो काफ़ी सही दिखाता है। तो ये अभी जो मतलब बार बार स्टार्ट करना पड़ रहा है, ये क्रोम हैंडल की वजह से। तो ये मतलब चाबी मेरे यहाँ पे है, अगर मैं चाबी इसके ऊपर रख के करूँगा तो 1 मिनट हो जाएगी, पर वो क्रोम हैंडल्स की वजह से सेंसर मिसमैच एरर कर रहा है। इंफोटेनमेंट काफ़ी अच्छा है, 7 इंच का आता है इसमें। अगर आप अपर वेरिएंट्स में जाएंगे, ये कैमरा मैंने इंस्टॉल कराया था। ठीक है, अगर आप अपर वेरिएंट्स में जाओगे तो उसमें 9 इंच या 10 इंच का आता है, ये 7 इंच का आता है, पर ये भी जस्ट इनफ है।
अकॉर्डिंग टू प्राइस वगैरह बात करें तो इनफ चीज़ आपको मिल जाती है। सारी चीज़ें मिलती है, पुश बटन मिल जाता है, ऑटो एसी मिल जाता है, ऑटो एसी के कंट्रोल्स भी आपको स्टीरियो में भी सारे मिलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, वॉल्यूम का भी, सब चीज़ यहाँ पे है। मतलब कि एलेक्सा वेरिएंट अगर आप इस तरीके से लें और थोड़ा सा उसमें कस्टमाइजेशन करा लें तो आपका जो है फुलफिल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब 28 से 30 हज़ार में मेरा सब हो गया। ठीक, और मतलब VXI से 4 गुना कम प्राइस के अंदर। बिल्कुल, VXI इससे मुझे पड़ रही थी 1.5 लाख रुपए में, तो उस हिसाब से ये मुझे काफ़ी सही पड़ा। काफ़ी आपको कम पैसों में बढ़िया चीज़ आपको मिल जाती है। अच्छा, कुछ चीज़ें अभी मिसिंग कर रहे होंगे, लाइक जैसे आपने कहा क्रूज कंट्रोल मिसिंग है, ऐसी कुछ चीज़ें और मिसिंग कर रहे हैं जो कि इस वेरिएंट में नहीं है या फिर इस गाड़ी में ही नहीं है, जो होनी चाहिए थी? स्टेपनी नहीं है। इसमें मैंने काफ़ी जुगाड़ देखे कि स्टेपनी को कैसे लगाए, पर फिर एक ही जुगाड़ मेरे दिमाग में जो समझ आया मुझे, अब मैं वो करूँगा, वो यही है कि अगर आप कहीं लंबे ट्रिप पे जाऊँगा तो ही करूँगा उस चीज़ को यूज़ में, ऐसे लोकल में तो नहीं करूँगा। जो लोकल में आप मैनेज कर सकते हैं, उसमें मैं स्टेपनी के टायर को यहाँ पे वर्टिकली स्टैंड करूँगा सीट के आगे, और जब पीछे वैगनआर में जैसे आता है, हाँ बिल्कुल जैसे उन गाड़ियों में स्टैंड, उसको टाई बेल्ट से बांध दूँगा, एक बेल्ट लेके लंबी सी, तो उसके बाद मैं सामान भी रख दूँगा, तो वो अपने आप हिलेगा भी नहीं और वो कहीं इमरजेंसी में काम आएगा। इसमें जबकि कंपनी की तरफ से एक ये लोशन दिया जाता है, ये अपना लिक्विड, हाँ, और एक ये पंप दिया जाता है। तो यहाँ पे आपको पंक्चर रिपेयर किट बेसिकली मिल जाती है। पंचर रिपेयर किट टाइप ही समझ लीजिए इसको। बाकी प्रॉपर जैसे फोर्ड इकोस्पोर्ट में एक एडिशन आया था जिसमें पंचर रिपेयर किट ही दी जाती है, वैसा नहीं है, पर इसमें आप ये लिक्विड मशीन में डाल के लगाएंगे तो 25 से 30 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है। पेट्रोल वाली में तो है संभव कि उसमें आप स्टेपनी लगा सकते हैं। उसमें आप लगा सकते हैं, उसमें बूट में स्पेस है, बूट के आप MGP से हुक लीजिए, एक हुक लगता है स्टैंड टाइप, वो लगाइए, उसके बाद आप उसमें स्टेपनी लगा सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी आती है, इशू है। ठीक है जी। रियर एसी वेंट आता है इसमें? रियर एसी वेंट आता है। पीछे कूलिंग की अगर हम बात करें तो कूलिंग वगैरह कैसी लगी आपको? ठीक है, कूलिंग बहुत अच्छी है, ऐसी कूलिंग बेटर, ऐसी काफ़ी अच्छी है, बढ़िया रहती है। तो ओवरऑल अभी तक बाइक गाड़ी के अंदर आपको कुछ कमियां नोटिस आप कर रहे हैं इसके अंदर? हाँ, इसके अंदर जो सबसे एक मेजर तो ये स्टेपनी वाला हो गया। सेकंड जो सबसे मेजर कमी है, एक तो आपको मैंने क्रोम हैंडल का बताया, ये तो आफ्टर ये तो मतलब कि लोगों के ऊपर है, नहीं लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। इसको आप चाहे पेंट करा लीजिए, मुझे ब्लैक हैंडल पसंद नहीं आ रहे थे। जो इसका ब्रेक है ना, अगर आप इसकी ब्रेक को प्रेस करेंगे ये काफ़ी स्लोली वापस आती है। अभी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। इसमें एक नॉइज़ भी है, ये काफ़ी गाड़ियों में डिफेक्ट है, हर गाड़ी में डिफेक्ट है। मतलब ये आपने टेस्ट भी किया? टेस्ट हर गाड़ी में, मैंने इवन जिस दिन मैंने गाड़ी की डिलीवरी ली है उस दिन मैंने गाड़ी ही चेंज करा दी डिलीवरी। अच्छा, ये नहीं चाहिए, मुझे ये कमी लग रही थी, पर वो हर गाड़ी में जाके जब उनके यार्ड में जाके चेक करा, हर गाड़ी में। और जब मारुति मैंने सर्विस सेंटर में जाके बात करी तो उसमें हर गाड़ी कहते हैं बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आ रहा है, बाय डिफॉल्ट ऐसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये मतलब ना आप फैक्ट्री फिटेड भाई इस तरीके से ये अपना आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा स्लो वापस आता है, जो कि जबकि टेक्निकलिटीज़ में मैं जाऊँ, जो मुझे लगता है ये ब्रेक बूस्टर में कहीं कमी होती है गाड़ी की, तभी ऐसा होता है। ग्रैंड विटारा में नहीं है इसके अंदर, ग्रैंड विटारा में नहीं है, बल्कि और उसकी ब्रेक बूस्टर में ना, जहाँ पे हम पोजीशनिंग करते हैं, जब छेद मारते हैं तो उसकी वजह से ब्रेक में ऐसा प्ले आता है, और ग्रैंड विटारा में सिलेंडर ऊपर है तो इस वजह से उसका एकदम ओके है। इसमें हो सकता है प्लेसमेंट नीचे है, उस वजह से कोई सेटिंग आउट हो रही हो, इसके बारे में मैं कुछ कंफर्म नहीं हूँ। तो हो सकता है कि भाई कुछ अंदर से दिक्कत है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। पर वैसे आपको कोई ऐसा कमी चलते हुए हाईवे पे स्पीड में कोई कमी ऐसी महसूस नहीं होगी। हैबिचुअल हो जाएंगे तो फिर आपका हो जाएगी, वैसे ही हो जाने वाला है, और वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिर्फ ब्रेकिंग में आपको कोई दिक्कत नहीं। बाकी पैनल गैपिंग वगैरह ऐसा कुछ, पैनल की क्वालिटी वगैरह कैसी है? पैनल गैपिंग यहाँ पे है बहुत ज़्यादा, जैसे टाटा की गाड़ी में आती है। हाँ, मैं बोलने वाला था कि ये टाटा वाली कमी मारुति ने भी शुरू कर दी लग रहा है। इसमें दो कमियाँ हैं। एक तो आप यहाँ पे अगर जब लाइट लगवाएं ना लगवाएं कुछ भी हो, यहाँ के अंदर मिट्टी भर जाएगी। आप देखिए, आप ये अभी इतनी सी मिट्टी है, अभी हम इसको खोलेंगे ना, एक तो आपको यहाँ पे हमेशा, मेरी गाड़ी तो रोज साफ होती है रेगुलरली, मिट्टी यहाँ पे पूरे भरे हुए शाम तक, सुबह से शाम मिलेगी। मतलब ऊपर की मिट्टी एंड डस्ट पार्टिकल्स नीचे पास हो रहे हैं? हाँ, हो रहे हैं, वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, और आप जैसे ही आप इसको बंद करेंगे यहाँ पे उछल के और मिट्टी आ जाती है, ये आप चेक जो अंदर भरी होती है। मतलब ऊपर की सारी मिट्टी झड़ के यहीं पे आके रुक रही है? हाँ, यहीं पे आके। ठीक है जी, और कुछ लगा इसके अंदर जो कि आपको हाईलाइट करना चाहिए? नहीं, हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं है, एवरेज इसकी काफ़ी अच्छी है। मेरा यूज्ड कार का जैसे काम है कोली ऑटो के नाम से, आपने देखा, आपको मैंने बताई, तो मैं काफ़ी गाड़ियाँ चेंज करता रहता था CNG में। मैं लगभग हर 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने जो गाड़ी पसंद आई लेके बदल देता था। मैंने ग्रैंड विटारा CNG भी पुरानी लेके रखी थी, पर उसकी एवरेज इतनी नहीं थी जितनी इसकी एवरेज आपको पसंद आ रही है? हाँ, इसकी एवरेज सही है। मारुति जानी जाती है कि भाई अपना माइलेज के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए, बट सेफ्टी के लिए कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ये आपको फील हुई? हाँ, ग्रैंड विटारा भी मेरे पास है, और बाकी गाड़ियाँ भी मैं मारुति की ऑलमोस्ट सारी रखी हूँ, क्योंकि पुराना कार मैं करता रहता हूँ चेंज बार बार, अब नहीं करूँगा। उसमें ग्रैंड विटारा में जो मेरे साथ इशू था,
आप जैसे हाईवे पे चल रहे हैं तो टायरों से कुछ भी छोटी कंकड़ियाँ आके जब गाड़ी की बॉडी में छूती हैं तो उसमें ना बॉडी में आप कभी देखेंगे तो ऐसे स्मॉल डेंट से आ जाते हैं। इस गाड़ी में पूरे हाईवे में ओले भी पड़े रास्ते में, और हाईवे में कई जगह बजरी कंकड़ी आगे भी लगी। और इस गाड़ी की खास बात ये है, इसकी भारत एनकैप के अलावा ग्लोबल एनकैप रेटिंग भी 5 स्टार और 6 एयरबैग भी इसमें आते हैं। तो मतलब वो सेफ्टी जो है वो आपको फील होती है पूरी इसमें कोई क्योंकि लोग कहते हैं पैसे दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। नहीं, तो वो आप भारत एनकैप में जरूर पैसे देके खरीदते हैं, ग्लोबल एनकैप में ऐसा काम नहीं कर सकते। तो इस चीज़ की आपको यहाँ पे श्योरिटी मिलेगी, मतलब कि मारुति अब सेफ्टी में भी अच्छा काम कर रही है। हाँ, इसकी बॉडी काफ़ी, डोर्स काफ़ी ठीक हैं उसके कंपैरेटिव। एक मैं क्वेश्चन ऐड करूँ यहाँ पे कि कोई भाई लेने जा रहा हो ग्रैंड विटारा या फिर विक्टोरिस, सीएनजी में लेनी है, तो क्यों कंसीडर करना चाहिए उनको विक्टोरिस को, ये बता सकते हैं इस तरीके से? प्राइस पॉइंट, अगर आप प्राइसिंग, अगर फीचर्स आपके लिए सफिशिएंट है, आप क्रूज के साथ समझौता कर सकते हैं, या आप इसमें VXI वेरिएंट में भी जा सकते हैं। सबसे बेसिकली बात है, आप VXI वेरिएंट के आसपास जाएंगे तो मेरे हिसाब से वो लेस डिस्काउंट करने का 13 लाख के आसपास कॉस्ट करेगा, और ग्रैंड विटारा भी लेस करके 13.5 के आसपास कॉस्ट करती है। मैंने जो लास्ट मंथ पता किया। तो एक तो सबसे मेन बात है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। गाड़ी की लोग ग्रैंड विटारा की काफ़ी बेटर मुझे अब भी लगती है, पर जो इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस और कंफर्ट रहा है और एवरेज हर तरीके से मुझे ये थोड़ी बेटर लगी, सस्पेंशन वाइज भी। मतलब काफ़ी हद तक पॉकेट फ्रेंडली आपको ये मिल जाएगी। पहले इनिशियल में भी सेव कर देगी और बाद में भी सेव करेगी। ठीक है। अगर आप LXI वेरिएंट ले लेंगे सीधा 2 लाख तो आपने पहले ही बचा लिए, और 25-30 हज़ार आप ऊपर लगाएंगे, आपको सारी चीज़ें मिल फुलफिल हो जाएंगी। जाएंगी। ठीक है जी। ओवरऑल इस कार को अभी तक जितना भी आपने यूज़ किया है, एक रेट करना हो 10 में से कितने नंबर आप देना चाहेंगे? 9.5। 9.5, 0.5 रह गया, मतलब उन्हीं हाईलाइट्स वैसे 9 समझ लीजिए। एक तो ये ब्रेकिंग वाला इशू, एक ये क्रोम हैंडल कंपनी को डोर सेंसर वाले अब तक आ जाने चाहिए थे, गाड़ी का 8-9 महीने हो चुके हैं, और स्टेपनी। ठीक है जी। ये कुछ मेजर इश्यूज, मेजर नहीं कह सकते, माइनर कह सकते हैं, माइनर इश्यूज, जिसके लिए 1 नंबर कटेगा, बाकी सब चीज़ें जो है वो आपको यहाँ पर बढ़िया मिल रही हैं। बाकी भाई से हमने कांटेक्ट किया था इनके इंस्टाग्राम अकाउंट से, तो एक बार भाई शेयर करेंगे क्या रहने वाला अपना? मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी कोहली ऑटो के नाम से ही है, मेरा बिजनेस नेम भी यही है, और मेरा यूट्यूब अकाउंट भी इसी नाम से है, कोहली ऑटो के नाम। तो कोई भाई अगर सेकंड हैंड कार देख रहा हो तो भाई से कांटेक्ट कर सकता है। एंड अगर किसी भाई को ग्रैंड विटारा या फिर विक्टोरिस के बीच में कंफ्यूजन है तो भी अपना जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना एक कोई क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों के लिए बता सकता हूँ। तो ये था भाई का एक्सपीरियंस जो कि भाई ने शेयर किया है। ऑलमोस्ट सब चीज़ें जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा भाई से मिलकर। भाई आपने अपना टाइम दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद।